बीटेक करने के बाद क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, बच्चे कहाँ कहाँ जा सकते हैं। अभी हाल ही में तो आपको सर क्लियर है कि प्रधानमंत्री के द्वारा आपको बुलाया गया था स्टार्टअप महाकुंभ में। तो जब आप स्टार्टिंग में चैनल स्टार्ट किए थे तो आप कहते थे कि सर बस कर लिए हैं, पता नहीं क्या ही होगा। 4 साल जब आप घिसते हैं ना अपने आप को, 4 साल जब आप रगड़ते हैं अपने आप को, फिर आप आइए। देखिए एक चीज तो क्लियर है ना कि गवर्नमेंट जॉब किसी 1% लोगों को ही लगना है पूरे, बहुत ज्यादा प्लान बी फ्रस्ट्रेशन है। में सर लोग फॉरेन में जाते हैं बीटेक करने के बाद, वो डिग्री हो जाती है, हाँ, तो फॉरेन जाने के कितने चांसेस होते हैं, किस कंट्री में जाना चाहिए, क्या स्कोप है, सैलरी पैकेज कितनी हो सकती है और सेफ है या नहीं। कि जब आप बीटेक कर रहे हैं ना तो तीसरे से चौथे साल में आप इसको दिमाग में सोच लीजिए। आप जीआरई और एक टॉफेल का एग्जाम होता है। जैसे कि अभी मैं एक बात करूं, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद की बात कर लेता हूँ। ये ऑप्शन आपको किसने दिया? बीटेक में अभी 40+, 60+, इवन एक मेरा फ्रेंड है, वे 70+ की पैकेज पे हो, 70 लाख का पैकेज है उसको एक साल। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। लगातार बहुत सारे बच्चों के इंक्वायरी आ रही थी, सर बीटेक करने के बाद क्या क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस कम है, आगे क्या स्कोप रहने वाला है। तो इन सभी क्वेश्चन को जवाब जो लड़के बीटेक कर रहे हैं वो लोग तो ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपने अभी तक बीटेक करने के बाद एक भी साल टाइम वेस्ट नहीं किया है। साथ ही साथ जो ऑलरेडी टाइम वेस्ट कर चुके हैं, 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल, वो ऑलरेडी कर चुके हैं, वो लोग भी वीडियो ध्यान से देखिएगा। हो सकता है आज इस वीडियो देखने के बाद आपको कुछ चीजें समझ में आए और आप अपने लाइफ में आगे बहुत कुछ अच्छा कर सके, आगे टाइम वेस्ट ना करके। इसी सिलसिले में आज हमने इनवाइट किया है जीईसी नवादा, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नवादा बिहार से शुभेंदु अमित सर को, जो ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर है, 2 साल का एक्सपीरियंस उनको एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर है। इसके अलावा भी इनको पिछले 7 से 8 साल टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा है, बहुत सारे बच्चों को गाइड कर चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद गुप्ता जी, आपको भी। और मुझे इनवाइट करने के लिए सबसे ज्यादा धन्यवाद आपको। आपने बहुत दिनों से हमें से रिक्वेस्ट किया था, तो आज फाइनली समय मिला है हम लोगों को आपस में डिस्कशन करने का। और होपफुली कि मुझे लगता है कि बच्चों को काफी एक बेनिफिट मिलेगा आज के डिस्कशन से। और डिस्कशन सुनेंगे तो उनको शायद कुछ हमारे जो एक्सपीरियंस रहा है हमारा, उस एक्सपीरियंस उनका समय का बचत होगा। तो सही बीटेक टाइम वालों पे सही की डिसीजन। स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है, गवर्नमेंट जॉब निकल नहीं रही है, सरकार सभी चीजें प्राइवेट करती चली जा रही है। तो बच्चे जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या क्या करें उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे बीटेक करने के बाद क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, बच्चे कहाँ कहाँ जा सकते हैं। देखिए मैं पूरी तरीके से तो सहमत नहीं हूँ इस बात से कि एकदम बदतर स्थिति है बीटेक वालों की। बीटेक वाले आज से 10 साल पहले भी सबसे ज्यादा एम्प्लॉयबल थे और अभी भी एम्प्लॉयबल सबसे ज्यादा वही है। आप बाकी दूसरे कोर्सेज से कंपेरिजन कर लीजिएगा, तो वहां पे कहीं ना कहीं जो जॉब लेने का रेशियो है वो कहीं अभी भी बीटेक वालों का ही ज्यादा है। हाँ, लेकिन समय थोड़ा सा बदला है। जैसे 2012-11 की बात करें तब आप बीटेक करते थे और आपके हाथ में तुरंत जॉब होता था, क्योंकि उस समय सप्लाई डिमांड का चेन है। आप सीधी सीधी समझिए, सप्लाई डिमांड का चेन है। तब डिमांड ज्यादा था, सप्लाई कम था। अभी थोड़ा सप्लाई बढ़ गया है, डिमांड थोड़ा सा कम हुआ है। हाँ, लेकिन कुछ सेक्टर में डिमांड कम हुआ है, जैसे कि मानते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ा सा डिमांड कम हुआ है। लेकिन इसके पर्सपेक्टिव में अगर आप दूसरे सेक्टर, अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें, तो वहां पे डिमांड पहले के कंपेरिजन में कहीं ज्यादा हो गया है। जैसे अगर एक एक छोटा सा मतलब बिल्कुल बेसिक्स हम लोग डिस्कशन करना चाहेंगे। अभी आप प्रेजेंट टाइम में देखते हैं तो प्रेजेंट टाइम में आप बीटेक को एकदम ये मान के नहीं चलिए कि हाँ आज से 10 साल पहले वाला सिचुएशन, आप बीटेक की और आपके हाथ में जॉब आ गई। लेकिन अभी आप बीटेक को बेसिक मानिए, उसको जीरो लेवल मान के चलिए। जीरो लेवल थोड़ा सा और मेहनत करिए, थोड़ा सा और अपने से आपको टाइम दीजिए। या फिर अगर आप जब बीटेक कर रहे हैं तब अपने आप को अगर आपने समय दे दिया होता तो आपके लिए बेस्ट था। नहीं दे पाए तो भी कोई बात नहीं है, 2 से 3 साल और दीजिए अपने आप को। अब उस 2-3 सालों में आप पहले डिसाइड करिए कि आपको सेक्टर कौन सा चुनना है। अब देखिए बीटेक के बाद 3 सेक्टर ओपन हो जाता है। पहला सेक्टर तो ये है कि आप गवर्नमेंट के लिए चले जाइए।
दूसरा सेक्टर है प्राइवेट का, और तीसरा सेक्टर है कि आप बिजनेस करिए, इंक्यूबेशन करिए, स्टार्टअप करिए। इन सब चीजों में आप जा सकते हैं, जो कि आपका अपना ही एक स्किल होगा पूरे तरीके से। अब पहले सेक्टर पे हम सबसे पहले आते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर पे। ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्रॉपरली यूपीएससी के, हम लोग तब सब लोग तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी के लिए चले जाते हैं बच्चे। उनका माइंड मेकअप अलग होता है, बहुत क्लियर उनका मेंशन होता है दिमाग में कि चलो आप यूपीएससी करना वही करेंगे। दूसरा सेक्शन आता है गेट का और टेक्निकल एग्जाम्स का, जो भी जैसे सिविल के बच्चे हैं तो उनके लिए कुछ टेक्निकल स्टेट पीसीएस से निकलते हैं, बाकी और जगह से भी निकलते हैं। और जो मैकेनिकल के हैं उनके लिए भी पीएसयूज में ओपनिंग होती है, इलेक्ट्रिकल के लिए पीएसयूज में ओपनिंग होती है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है गेट का। अब अगर आपने ड्यूरिंग द बीटेक, 4 साल के बीटेक में अगर आप सेकेंड ईयर में संभल गए, थर्ड ईयर तक भी अगर संभल गए, और अगर आप वहां से गेट के लिए तैयारी कर लिए होते, तो एक अच्छा रैंक लेने के बाद अगर आप सिक्योर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं पीएसयू में आपके लिए एक जगह सिक्योर हो जाता है। अगर नहीं कर पाए वहां पे, दूसरा चांस है कि नहीं हो पाएगा। अगर नहीं हो पाए तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। आप 1 साल और दीजिए गेट के लिए, अच्छे से दीजिए आफ्टर बीटेक। फिर अगर आपका रैंक विद इन 2000 के आसपास है, तो आप टिकिए इस सेक्टर में, आप लगे रहिए, और कहीं ना कहीं पीएसयू में आपको मौका मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो फिर आप हायर स्टडीज के लिए, एमटेक वगैरह के लिए अच्छे कॉलेजेस में, आईआईटी वगैरह में जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो स्टेट पीसीएस के निकलते हैं, लेकिन इनका कोई टाइम फ्रेम फिक्स नहीं होता है कि आप सपोज करिए कि आप 24 में पास आउट होते हैं और 24 में ही आपको हर स्टेट से वैकेंसी आ जाएगा, ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत कम है। आप लकी हैं तो हो सकता है कि हो जाए, लेकिन प्राय ऐसा देखा गया है कि 3 साल के रोटेशन में कहीं ना कहीं किसी स्टेट में आपके लिए ओपनिंग आ जाता है, कि कोई ना कोई स्टेट। तो मेरा कहना यहाँ पे ये है कि आप बीटेक करने के बाद एकदम 5 वर्षीय स्कीम या 6 वर्षीय स्कीम या 7 वर्षीय स्कीम में मत जाइए। 3 साल दीजिए अपने आप को, अगर आपको गवर्नमेंट में ही रहना है तो 3 साल तक दीजिए। पहले स्टार्टिंग 1-2 साल में आप तैयारी करिए, बहुत मन से तैयारी करिए। गेट निकल जाता है वेल एंड गुड, नहीं निकलता है, स्टेट पीसीएस है, एसएससी जेई है, ऐसे और तमाम एग्जाम्स है जिनके लिए आप टेक्निकल, जैसे एनबीसीसी में भी ओपनिंग दिए हुए हैं। तो ऐसे कुछ कुछ और भी जगह है जहाँ पे ओपनिंग आपको मिल जाते हैं देखने के लिए। अब अगर 3 साल में आपको हासिल नहीं होता है गवर्नमेंट जॉब, तो मेरा बिल्कुल क्लियरली आपसे ये कहना है, रिक्वेस्ट भी है कि अब अपने लाइफ को खराब मत करिए यहाँ से। अब आप दूसरे ऑप्शन यानी कि प्लान बी की तरफ जरूर मूव करिए, प्लान बी की तरफ बढ़िए। प्लान बी में आप अपने स्किल्स को डेवलप करिए, आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव करिए। फिर होता क्या है ना कि 3 साल जब आप दे देते हैं, फिर आपके ऊपर फ्रस्ट्रेशन हावी होने लगता है। चौथे साल में जैसे आप इंटर करोगे, 4 साल आपका बीटेक का, 4 साल आपके इस तैयारी का, फ्रस्ट्रेशन हावी होगा। फिर आपको लगेगा कि अब हमको कोई सा भी नौकरी मिल जाए, कोई सा नौकरी इन द सेंस कि कहीं जो ग्रुप सी का या फिर ग्रुप डी का भी कोई ओपनिंग निकलता है, तो वो भी आप उसके लिए परेशान होने लगते हैं कि चलो यही मिल जाए, वो भी हमारे लिए बेस्ट है। लेकिन वो तब बेस्ट लगता है आपको जब आपके हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन जब आप एक बार उसमें घुस जाओगे, फिर आप ट्रैप हो जाओगे। आप ग्रुप सी की, ग्रुप डी की वैकेंसी में जब आप घुस जाओगे, एंट्री कर लोगे, ले लोगे नौकरी को, तो कहीं ना कहीं आप ट्रैप हो जाओगे। ट्रैप इन द सेंस कि आपका जो क्वालिफिकेशन है और जो आपका नीड है, उस हिसाब से अगर आपको नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन आपके लाइफ में नहीं रहता है। और जब सेटिस्फैक्शन नहीं रहता है, तो फिर दूसरा डायरेक्शन होता है फ्रस्ट्रेशन का, तो आप फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। तो बेटर ये है कि आप प्राइवेट की तरफ मूव करिए, स्किल्स को बनाइए। अभी अब बात यहाँ पे आती है कि भाई प्राइवेट में हम क्या करें और कैसे करें। तो देखिए, प्राइवेट में सबसे ज्यादा ओपनिंग अभी आईटी सेक्टर में है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है, इस बात को कोई गलत भी साबित नहीं कर सकता है। बिल्कुल सच्चाई है कि अभी सबसे ज्यादा ओपनिंग आईटी में है, आईटी सेक्टर्स में है। और ये भी सच्चाई है कि हर ब्रांच के लिए आईटी सेक्टर ओपन है। ये भी नहीं है कि आप सिर्फ कंप्यूटर साइंस से हैं, आईटी से हैं या फिर एसी से हैं तभी आप आईटी सेक्टर में जा सकते हैं। अगर आप थोड़ा मोड़ा स्किल सीख लेते हैं, कुछ भी छोटा सा अगर आप लैंग्वेज पे काम कर लेते हैं, तो भी आप आईटी सेक्टर में एंटर कर सकते हैं। ये भी सच्चाई है कहीं ना कहीं। अब आईटी सेक्टर में भी 3-4 सेक्शंस बन जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि एक टेक का जॉब बनता है प्राइवेट में, दूसरा होता है नॉन टेक का जॉब, तीसरा होता है कोर जॉब। आप समझिए इस चीज को, प्राइवेट में 3 सेक्टर आपके लिए बनते हैं, टेक, नॉन टेक एंड कोर। टेक में है कि जो आपका ब्रांच है और उसके अकॉर्डिंग आपको, उसी ब्रांच के अकॉर्डिंग उसी डोमेन में आपको जॉब मिल रहा है। जैसे आप कंप्यूटर साइंस के, आप माइक्रोसॉफ्ट गूगल में जा रहे हैं। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग है, आपको एल&टी और गैमन इंडिया ऐसी कंपनी में आपको ओपनिंग मिल रहा है। अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल की कंपनी में ओपनिंग मिल रहा है। तो ये तो आपका बिल्कुल टेक वाला हो गया कि ठीक है, अब इसमें आप टेक में आप एंट्री कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें भी दो टाइप का होता है, प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड। प्रोडक्ट बेस्ड में कि जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जो कि प्रोडक्ट बनाती है कहीं ना कहीं। विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, सर्विस बेस्ड कंपनी जो सर्विस पे काम करती है। अब जो
कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए तो प्रोडक्ट बेस्ड जॉब मिलना आसान होता है और उसमें वो कर भी लेते हैं क्योंकि 4 साल उन्होंने उसी चीज की पढ़ाई करी है। हम्म, लेकिन जो उसके अदर ब्रांच वाले हैं जैसे सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ऐसे जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं सर्विस बेस्ड जॉब में एंट्री कर सकते हैं। सर्विस बेस्ड जॉब इन द सेंस कि जैसे आपका भी प्रो में, टीसीएस में, इसमें बहुत सारे सर्विस बेस्ड जॉब होगी। हाँ, एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर ये है कि स्टार्टअप का दौर है। कहीं ना कहीं हजारों स्टार्टअप्स आज के समय में आ चुके हैं मार्केट में। तो इन सबको भी कहीं ना कहीं एक टेक्निकल बंदे की जरूरत पड़ती है, यानी कि आईटी बंदे की जरूरत पड़ती है इनको। तो ये भी हायरिंग बहुत अच्छी करते हैं आजकल, और कुछ अच्छे पैकेज पे भी हायरिंग कर लेते हैं, कुछ थोड़े कम पैकेज पे भी हायरिंग करते हैं। अब नॉन टेक का सेक्टर हो गया कि ठीक है, आपको अपने डोमेन में जॉब नहीं मिला, किसी दूसरे डोमेन में चले गए। प्राइवेट में भी बहुत सारे ऐसे डोमेन है, जैसे कुछ बच्चे हैं कि उन्होंने फर्दर बीटेक के बाद एमबीए कर लिया, फिर वो मार्केटिंग में एंट्री कर गए, या फिर कोई सेल्स वाली कंपनीज में एंट्री कर लिए वो। तो वो भी एक ऑप्शन बन जाता है आपके पास में। तीसरा ऑप्शन बनता है कोर का। कोर में एकदम बिल्कुल आपका एकदम अपना डोमेन था, जैसे सिविल इंजीनियर आप हैं और आपने अपना डिजाइन का कंपनी में बिल्कुल एंट्री मिल गया आपको, आप डिजाइन का काम कर रहे हैं वहाँ पे जाकर के, बिल्कुल डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं, तो वो तो बहुत अच्छा है। आपको कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप अपने जॉब से सेटिस्फाई भी रहिएगा। और जब इंसान अपना 4 साल 5 साल एक सेक्टर को दे देता है तो वो मेंटल रूप से उसी सेक्टर का बन जाता है। अब आप यहाँ पे समझिएगा मैं क्यों यहाँ पे अभी थोड़ा देर पहले बोला आपसे कि ग्रुप सी ग्रुप डी के जॉब को आप अवॉइड करिए और प्राइवेट में टेक्निकल जॉब में एंटर करिए, क्योंकि 4 5 साल जब आप अपनी लाइफ का कहीं ना कहीं देते हो ना, तो आप उस चीज को जी लेते हो एक तरीके से। और फिर अगर आपको उससे कम मिलता है या फिर आपको अपने मन का काम नहीं मिलता है, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कहीं ना कहीं। इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। तीसरा एक डोमेन है यहाँ पे स्टार्टअप का। आजकल ना एक जो इसके बारे में हम लोग पहले बहुत कम बात करते थे कि कुछ अपना करना है, क्योंकि जनरली मानसिकता ये थी हम सबकी भी, और कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स भी इसी बैकग्राउंड से आए हैं, तो हम लोग के ऊपर भी एक प्रेशर होता है, पेरेंट्स के ऊपर भी एक प्रेशर है, समाज का, परिवार का। खास करके जो नॉर्थ इंडिया के पेरेंट्स हैं, उनको लगता है कि हमारा बच्चा बस किसी प्रकार से गवर्नमेंट जॉब ले ले। और वो जायज भी है, उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि एक सिक्योर जॉब है, आपको जॉब की गारंटी मिलती है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में। बाकी सेक्टर में आपको जॉब गारंटी नहीं रहता है इतना ज्यादा, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि आपको समय के साथ बदलना भी चाहिए। समय जिस तरफ जा रहा है, जिस तरफ इरा चल रहा है, उस तरफ आप अगर आप अपने आप को ढालते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उससे बेनिफिट मिलता है। अब कुछ साल पहले तक लोग अपना कुछ करने का या फिर अपना बिजनेस का या अपना स्टार्टअप्स के बारे में बात नहीं करते थे, क्योंकि इतना अपॉर्चुनिटी भी नहीं था और पता भी नहीं चलता था कि करना क्या है, कैसे करना है, कहाँ से फंड मिलेगा, क्या होगा नहीं होगा। बहुत तरह के तमाम क्वेश्चंस थे लोगों के दिमागों में। लेकिन अभी जो समय चल रहा है, इसमें गवर्नमेंट भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है इस फील्ड में। अगर आप अपना कुछ भी स्टार्टअप्स आपके माइंड में, अभी मैं 2 3 दिन पहले की बात आपसे करना चाहूंगा गुप्ता जी। अ, अभी तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में स्टार्टअप देखता भी हूँ। तो एक हमारे पास स्टार्टअप आया, और वो बंदा भी बीटेक का ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से बीटेक किया उस बंदे ने। और उस बंदे का एक स्टार्टअप है, बहुत बेसिक स्टार्टअप। आप कहेंगे कि ये स्टार्टअप हो सकता है क्या? आप सबको पता है हम लोग के घरों में लगभग पूजा पाठ तो सब लोग करते हैं, चाहे किसी भी रिलीजन से आते हो, हाँ, सब सब लोग जगह पूजा होता है। पाठ करते हैं। हाँ, पूजा पाठ में एक बहुत कॉमन चीज होता है फूल, जो कि हम लोग अर्पण करते हैं कहीं ना कहीं भगवान को। जो भी आपके इष्ट देव हैं उन सबको अर्पण करते हैं आप फूल। तो आप देखते होंगे कि सबके घरों में ना फूल पहुंचाने के लिए कोई ना कोई लगा होता है कि हाँ, अब एक जो भी फूल का काम करता है उससे उनका फिक्स होता है कि घर माली के उनके बोलते हैं उसे क्या कहते हमारे हैं। यहाँ। हाँ, हम लोग शायद भी माली ही बोलते हैं, लेकिन उनका काम होता है उनके यहाँ फूल पहुंचा देने का। अब उन्होंने उनके दिमाग में ये आया कि ठीक है, फूल तो पहुंचा देते हैं, लेकिन जो फूल आज आप चढ़ाते हैं अपने भगवान को या इष्ट देव को, अगले दिन उस फूल का क्या होता है? या तो अलग से आप रख उसको लेते स्टोर हैं, करके कुछ जगह तो अलग से रख लेते हैं कि जाके नदी में प्रोवाइड हाँ, करेंगे, तो कुछ लोग फेंक देते हैं। बस बस बहुत बहुत सिंपल आंसर है इसका कि 1 महीने 2 महीने बाद आप कहने किसी मंदिर में आप उसको, या नदी में सॉरी, ले जाकर के उसको प्रोवाइड कर देंगे। तो या फिर वेस्ट में चला जाता है। 2 ऑप्शन होता है यहाँ पे। हम्म। एक स्टार्टअप उसका ये था कि आप हमसे फूल खरीदिए और बदले में जो आपका फूल बचता है वो आप हमको दे दीजिए। वो क्या करते हैं उस फूल का कि आज के टाइम में ना बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे इत्र हो गया, हाँ, फिर परफ्यूम, आपका फूल से परफ्यूम बनता है। हाँ सोप हो गया, इन सब जगह ना इनका यूज होता है। जैसे आप कोई साबुन खरीद रहे हैं या फिर शैम्पू खरीद रहे हैं या फिर फेस वॉश खरीद रहे हैं, सब जगह ये जो इत्र हैं, जो रॉ इत्र होते हैं, ये सब मिक्स किए जाते हैं हर जगह पे।
अब उनका स्टार्टअप यही है, वो फूल देते हैं, ठीक है, एक नॉमिनल चार्ज पे, और बदले में बोलते हैं कि बस आप फूल आप मुझे वापस कर देना अगले दिन, जो जो मेरा बंदा जाएगा फूल देने के लिए, उसी को आप पुराने फूल भी वापस कर देना। तो अब उनको अभी बिहार गवर्नमेंट से और एमएसएमई से फंडिंग उनको मिल चुका है, और उस पर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि आप 3 साल 4 साल के बाद 10 बाय 10 के कमरे में अपने आप को बैठा लेते हैं, फिर आप अ, लाडो सराय में बैठे हैं, या फिर इलाहाबाद में बैठे हैं, या फिर पटना में बैठे हैं, या इंडिया के किसी भी शहर में बैठे हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव शहर में बैठे हैं, और जहाँ पे आप 4 साल के बाद ये सोच रहे हैं कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा, जीवन में अब करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, अगर हमारी नौकरी नहीं लगी तो ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसके आगे बहुत बड़ी दुनिया है। अगर आप बाहर निकल के देखते हो ना, तो 1,000 अपॉर्चुनिटीज पड़ा हुआ है आपके आगे। बस आप उसको, आपको ना एक्सप्लोर करने की जरूरत है उस अपॉर्चुनिटीज को। आप उसको एक्सप्लोर करिए, अपने आप को आगे लेकर के जाइए। और मैं बता रहा हूँ कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत हेल्प है, आपके पास छोटा सा भी आइडिया है ना, आप उसको रजिस्टर कराइए ऑनलाइन, और आपको एक स्कूटनी होगा, स्कूटनी की टीम बैठती है, फिर इंटरव्यू होता है। और ये सब ना, ये सब करने के लिए आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, आपको मैं क्लियर कर दूं बिल्कुल। बस आपके पास आइडिया है। ऐसा नहीं कि आपने कोई प्रोटोटाइप बना लिया है, या फिर आपके पास पहले से कोई प्रोडक्ट है, या फिर आपका कोई पहले से मार्केट है, बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं। बस आपके पास आइडिया है। जैसे मैंने भी बोला ना, कोई आइडिया है आपके पास, आइडिया लेकर के जाइए गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट को लगेगा कि हाँ वैल्यूबल है, मार्केट को एक्सपोजर है, मिल सकता है, मार्केट बन सकता है, आपको गवर्नमेंट इजिली 10 लाख रुपीज प्रोवाइड कर देगी। अभी हाल ही में तो आपको सर क्लियर है कि प्रधानमंत्री के द्वारा आपको बुलाया गया था स्टार्टअप महाकुंभ में। तो उसका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, वहाँ कितने प्रकार के स्टार्टअप देखने को मिले, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका वहाँ का? बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा मेरा वहां पे जाकर के, क्योंकि मैं भी आज से 10 साल पहले जब मैंने बीटेक किया, तो मेरा भी माइंडसेट यही था कि यार जॉब भी मिलना है, इंपॉर्टेंट है, जॉब ही सब कुछ है। लेकिन जब मैंने वहां पे जाकर के देखा, बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, लगभग 2000 प्लस स्टार्टअप्स थे वहां पे। आपको पता भी होगा, प्रगति मैदान काफी बड़ा है, जी। जो दिल्ली में है। तो इतने बड़े मैदान में टोटल 2000 प्लस स्टार्टअप्स आए हुए थे वहां पे, पूरे ऑल ओवर इंडिया, जिनका काफी डोमेन में, अलग अलग डोमेन में काम चल रहा था। तो मुझे वहां जाकर के एक चीज तो जरूर फील हुआ कि अगर आप अपना करते हैं ना, अपना आप कुछ भी निकालते हैं, तो वो एक अलग ही सेटिस्फेक्शन आपको देता है। कि अगर आप अपना कुछ सेल, जैसे आपने अभी आपसे तो मेरी बहुत पुरानी संबंध रही है, बहुत दिनों से आपसे बातें चलती रही है। तो जब आप स्टार्टिंग में चैनल स्टार्ट किए थे, तो आप कहते थे कि सर बस कर लिए हैं, पता नहीं क्या ही होगा। अब आपको कहीं ना कहीं वो ट्रूथफुल लगता होगा कि चलिए कुछ तो हासिल आ रहा है, कुछ तो रिकॉग्निशन मिल रहा है सोसाइटी में, कुछ तो लोग अलग समझ रहे हैं हमको। तो वही बात है कि आप अगर अपना एक पेन भी खुद से बनाते हैं ना, तो वो एक अलग सेटिस्फेक्शन आपको देता है। और कहीं ना कहीं ये एक अलग मीडियम बन चुका है आज के समय में, आप इसको मानिए चाहे नहीं मानिए। आप कहिएगा कि सर आप तो खुद गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके आप स्टार्टअप के लिए सोचिए। हाँ, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ इस बात को, मैं इसको एग्री कर रहा हूँ, और बहुत अच्छे से कह रहा हूँ कि आप करिए। आप इसलिए करिए क्योंकि अगर आप वहां पे सक्सेस होते हैं या फेलियर होते हैं, वो आपका अपना सक्सेस, अपना फेलियर होगा, है ना। और पहले कोई बैसाखी आपको नहीं दे रहा था इस सेक्टर में फेलियर और सक्सेस करने के लिए। अब बैसाखी आपकी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आपको बैसाखी की तरह आपको हेल्प कर रही है कि आप आइए, आप आपके पास आइडिया है तो आप हमसे इन्वेस्टमेंट लेकर के जाइए, और आप अपना करके दिखाइए। अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं करते तो भी गवर्नमेंट आपको बहुत प्रेशर नहीं दे रही है ना। तो आप अगर करते हैं, आप मार्केट में आते हैं। अभी शायद 5 साल या 10 साल पहले हम लोग इस टॉपिक पे बात करते, तो आप कहते कि सर कितने ही लोग हैं जो ये कर पाते हैं। लेकिन आज अगर आप इस पे बात कर रहे हैं, तो आपको भी पता है कि ऐसे तमाम नाम हैं जो आपके घर में, आपके आसपास, आपके पॉकेट में, आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे जो स्टार्टअप प्रोडक्ट्स होंगे। मे भी आपका माइक, मे भी आपका जो ईयरफोन है। अब मैं नाम ब्रांड तो मैं नहीं बोल पाऊंगा यहाँ पे किसी का भी, लेकिन जो आप यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक स्टार्टअप है। और आज साल 5 साल पहले उनको कोई नहीं जानता था। हमारा तो उनसे मिलना भी हुआ जब मैं दिल्ली गया था, जो उस पर्टिकुलर ब्रांड के जो सीईओ थे, उनसे बोट। मेरा मिलना भी हुआ। तो जो फाउंडर है उनसे मेरा मिलना भी हुआ, तो वो उनका एक्सपीरियंस मेरा यही रहा कि उन्होंने भी कहा कि सर आज से 8 साल 5 साल 7 साल पहले हमसे कौन सोचता था कि भाई मैं इतना बड़ा ब्रांड बनूंगा, या इतना बड़ा कुछ नाम बनूंगा, या लोग मुझे जानेंगे, या मैं कर पाऊंगा इस चीज को, है ना। तो बहुत बेसिक्स लोग, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े बिजनेस। ऐसा है ना कि इंडिया में हम लोग ये सोचते थे आज 10 साल पहले कि आप किसी अच्छे राज घराने से आते हैं, या फिर कोई अच्छे बिजनेस फैमिली से आते हैं, तभी आप बिजनेस कर सकते हैं।
या फिर तभी आप एक अच्छा कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इनके बैकग्राउंड्स को जानते होंगे, अगर आप जानना चाहेंगे या देखेंगे तो बहुत ही मिनिमम बैकग्राउंड से हैं। हमारे जैसे आपके जैसे लोग ही हैं, मिडिल क्लास लोग हैं सब लोग, या लोअर मिडिल क्लास भी कह लें तो इसमें कोई दो मत नहीं है। ऐसे लोग ही हैं, ये लोग भी आए और बस इनको अपने ऊपर विश्वास था। एक चीज जो मैंने एक्सपीरियंस किया, लगभग 100+ स्टार्टअप्स के फाउंडर्स से तो मैं फेस टू फेस मिला, मेरी बात हुई उनसे। तो मुझे एक चीज जो सबसे कॉमन लगा सबके अंदर में, कि कॉन्फिडेंस है इनके अंदर में, इनको ये चीज तो है कि मैं कर लूंगा, अगर मैं इस फील्ड में आया हूं तो मैं कर लूंगा। और दूसरा चीज ये था कि सीख रहे थे ये अब भी सीख रहे थे। ये नहीं था कि मैं एक ब्रांड बन गया, इतना बड़ा बन गया तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं, देखिए बुरा नहीं मानिएगा, बहुत क्लियर बात मैं कह रहा हूँ, मैं भी शायद उसमें शामिल हूँ, मैं भी उससे अलग नहीं हूँ। हम लोग गवर्नमेंट जो बस इसलिए चाहते हैं कि कंफर्ट जोन चाहते हैं। हमें ये कहीं ना कहीं लगता है कि बस एक बार मिल जाए, फिर कहानी खत्म, बैठ के खाएं। फिर हमारे, हाँ। तो ये कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ को चैलेंजिंग नहीं बनाना चाहते। हमें लगता है कि बस एक बार एक कंफर्ट जोन में चले गए तो बस ठीक है भैया, आप कुछ नहीं करना है हमको, बस हमको बस बैठना है आराम से। लेकिन सच्चाई ये भी नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट जब आज आप करते हैं तो यहाँ भी बहुत चैलेंज है आपको। आप आपसे थोड़ी देर पहले बात हुई कि हम संडे है फिर भी ऑफिस है, छुट्टी है फिर भी ऑफिस है, तो ऐसा नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि चैलेंज अब हर जगह है। आप यहाँ भी आइएगा ना तो यहाँ भी चैलेंज है आपके लिए, यहाँ भी आपको काम करना पड़ेगा। तो फिर जब आपको काम करना है, चैलेंज डेली लेना है, फिर अपने लिए करिए आप। जिससे कि कहीं ना कहीं जब आप 5 साल 10 साल बाद अपने आप को देखिएगा तो एक मुकाम पे देखिएगा, एक पोजीशन पे देखिएगा। फेलियर सक्सेस बहुत होते हैं, ऐसा कोई बुरी बात नहीं है इसमें, फेलियर हो जाना भी कोई बुरी बात नहीं है। अब जो करंट मुद्दा ये है कि भाई आपका जो पहला रूट क्वेश्चन था कि सर क्या वर्थ है बीटेक, बहुत बेसिक आपने क्वेश्चन किया, सर बीटेक वर्थ है? बिल्कुल वर्थ है। देखिए बीटेक आपको कुछ सिखाया ना सिखाया, मेहनत करना सिखाती है। 4 साल जब आप घिसते हैं ना अपने आप को, 4 साल जब आप रगड़ते हैं अपने आप को, कोई ऐसा कोर्स और अदर कोर्सेज भी है, लेकिन कहीं ना कहीं बीटेक वाले को एक बाकी कोर्सेज के कंपेरिजन में कहीं ज्यादा मेहनत करना पड़ जाता है, ज्यादा मेहनत करना पड़ता है उनको अपने पेपर्स निकालने के लिए। तो वो एक आपको एक मेहनत करने का आर्ट सिखा देता है। एक बार आप मेहनत करना सीख जाते हैं, एक आर्ट है मेहनत करना, एक बार आप सीख गए तो फिर आप किसी भी फील्ड में कदम रखिएगा, झंडे आप कहीं गाड़े जाएंगे, आप अपना झंडा गाड़ लोगे। हाँ लेकिन बेटा आप एक चीज क्लियर रखना, हमेशा जो भी बच्चे हमारे देख रहे हैं वीडियो, मैं उनसे क्लियरली एक चीज कहना चाहूंगा कि आप अपने बीटेक लाइफ को सिर्फ फन मत समझिए, इंजॉयमेंट करिए, बिल्कुल उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन एक कहीं ना कहीं एक पार्ट अपने लाइफ में ये भी रखिए आप कि आपको इसके इतर दूसरी दुनिया भी देखनी है। 4 साल के बाद घर वालों को जवाब भी देना है, 4 साल के बाद परिवार वालों को भी जवाब देना है, 4 साल के बाद आपको समाज को भी जवाब देना है और अपने आप को भी जवाब देना है। सबसे बड़ा तो है कि आपको अपने आप को जवाब देना है। 4 साल के दरमियान जो है, 4 साल का जो पीरियड है उसमें आप अपने आप को निखारिए, आप स्किल जरूर सीखिए, कोई ना कोई स्किल जरूर सीखिए। देखिए मैं भी थोड़ा देर पहले बात कर रहा था प्राइवेट सेक्टर में कि आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा जॉब है। तो आप अपने कोडिंग्स को अच्छा करिए, आप लैंग्वेज पे काम करिए। कोई भी ब्रांच से आप आते हैं कोई मैटर नहीं करता, एक ऐसा स्किल है जो आपको जॉब दिला सकता है। अगर आप जॉब के लिए बने हैं, जॉब आपको करना है, तो आप स्किल सीख लीजिए ना, उसमें क्या बुराई है। फिर आप आइए। देखिए एक चीज तो क्लियर है ना कि गवर्नमेंट जॉब किसी 1% लोगों को ही लगना है, पूरे जितने लोग तैयारी करते हैं। कितनी वैकेंसी आती है, मैं खुल के बात करता हूँ इस वैकेंसीज पे। देखिए यूपीएससी वाले सेक्टर को अगर हम पकड़ लें, टोटल 1000 वैकेंसी है पूरे एक साल में आपके पास, उससे ज्यादा तो नहीं है। एक साल में पूरे 1000 वैकेंसी निकलेगी यूपीएससी की, उससे कम ही निकलेगी, मैं 1000 तो मैक्सिमम बोल रहा हूँ। 800 900 ऐसे ही आती है, 700 भी आती है कभी कभी। तो 1000 वैकेंसी में आप अपने आप को देखिए कि आप 1000 में कहाँ आ पाइएगा। ठीक है। और दूसरा चीज, अगर आप टेक्निकल में आते हैं तो सबसे ज्यादा, आप सबको पता है टेक्निकल में सबसे ज्यादा वैकेंसी जो आती है सिविल वालों के लिए आती हम्म। है, किसी भी ब्रांच के कंपेरिजन में सबसे ज्यादा वैकेंसी सिविल के पास में है। लेकिन अगर आप सारे वैकेंसी टेबल को जोड़ दीजिएगा ना सिविल में भी, तो मैं कह रहा हूँ कि 1000 से ज्यादा वैकेंसी वहां भी नहीं है। गेट को जोड़ दीजिए, स्टेट पीएससी को जोड़ दीजिए, फिर आप एनबीसीसी एसएससी जेई और भी जितने तमाम ऐसे छोटे मोटे जितने भी पेपर्स होंगे सबको ऐड कर दीजिएगा ना, ये वैकेंसी टेबल रहेगा 1000 से 1500 के बीच में रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो ये चीज तो आपके दिमाग में क्लियर हो गया ना कि 1000 से 1500 लोगों के बीच का ही जॉब लगना है, बाकी लोगों का नहीं लगना है। तो जिनका नहीं लगना है उनको तो पार्ट बी की तरफ जाना पड़ेगा।
अब अगर आप 8 साल बैठते हैं एक 10 बाय 10 के कमरे में, फिर आप सोचते हैं, फिर आपको अगर वहां से कुछ नहीं होता है, अगर आपको बैक टू पेविलियन आना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, तो फिर आपके लिए तो प्राइवेट सेक्टर भी बंद हो जाएगा तब तक। दूसरा चीज, आपका माइंडसेट इतना ज्यादा दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा कि आप कहीं ना कहीं स्किल पे काम नहीं करना चाहेंगे उस पीरियड के बाद में। क्योंकि 8 साल आप जिस सेक्टर को दे दिए, अगर आपको हासिल नहीं होता है, तो दूसरे पीरियड में जाने में बहुत तकलीफ होता है। हम्म। तो एक राइट टाइम टू एग्जिट होना चाहिए, मेरा कहना ये है। सही टाइम पे आप एग्जिट जरूर लीजिए। नहीं लीजिएगा सही टाइम पे एग्जिट, सही टाइम पे सही टर्न नहीं लीजिएगा अपने लाइफ को, तो कहीं ना कहीं आपको फिर लाइफ में रिग्रेट हो जाएगा। मैं बिल्कुल नहीं कर, बहुत बच्चे ना इमोशन से बन जाते हैं, उनको लगता है कि सर अब 3 साल हम दे दिए, मतलब बिल्कुल पीक पे हम हैं, अब अगली वैकेंसी हमारा होना तय है। हाँ, हो सकता है, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है, हो जाएगा तो और अच्छी बात है। लेकिन 1% अगर नहीं होता है, तो आप प्लान भी क्यों नहीं सोचिएगा? आप अपने स्किल पे काम क्यों नहीं करना चाहते हैं? आपको क्या बुराई लगता है इस चीज में? अगर आप 5 साल 6 साल के बाद ग्रुप सी के जॉब में जाते हैं आपको, या ग्रुप डी के जॉब में जाते हैं, तो वहां पे सैलरी स्ट्रक्चर आपका लगभग अराउंड 30,000 के आसपास, मैं ज्यादा ही बोल रहा हूँ, उससे नीचे ही रहेगा टेबल ग्रुप आप। डी में इतना मिल जाएगा 25,000 तक। ग्रुप सी में वही हाँ, 45,000 50,000 के बीच में। अब आप सोचिए कि ग्रुप डी के जॉब में आप जाते हैं वहां पे, और वहां पे आपको जब इस सैलरी हासिल होता है, और जो हर साल का इंक्रीमेंट है कितना लग जाएगा, 10 से 12%। 10%। इससे ज्यादा तो नहीं लगेगा। नहीं। 8 साल के बाद अगर आपको 30,000 की नौकरी लगता भी है, तो फिर आप, आपके माइंड में क्या फीलिंग आएगा? ऐसा कौन सा आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया? जिंदगी भर नहीं मार, फ्रस्ट्रेशन रहेगा। फ्रस्ट्रेशन रहेगा कहीं ना कहीं पूरी लाइफ आप, बहुत ज्यादा प्लान बी फ्रस्ट्रेशन रहेगा। में सर, लोग फॉरेन में जाते हैं बीटेक करने के लिए, तो कोई डिग्री हो जाती है, हाँ, तो फॉरेन जाने के कितने चांसेस होते हैं, किस कंट्री में जाना चाहिए, क्या स्कोप है, सैलरी पैकेज कितनी हो सकती है, और सेफ है या नहीं? देखिए इस पे हमारे इंडिया में बहुत कम बात होती है इस फील्ड पे, खास कर करके, क्योंकि ऐसा माइंडसेट हमारा ये बना हुआ है कि जो आईटी वाईटी से या एनआईटी से जो पढ़े हैं, फॉरेन के लिए वही बने हैं। एक जनरल माइंडसेट हमारे दिमाग में जो फिट कर दिया गया है पिछले 10 सालों 12 सालों में, यही कहीं ना कहीं दिमाग में कि जो टॉपर्स होंगे आईआईटीज के, वही जाते हैं फॉरेन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे साथ के हमारे बैचमेट, हमारे सीनियर, ऐसे मैं तमाम लोगों को जानता हूँ जो गवर्नमेंट तो छोड़िए, प्राइवेट को भी, बहुत टॉप कॉलेज नहीं, मतलब टॉप से बिल्कुल नीचे ले जाइएगा ना, तो जो ग्रुप लेवल बी में रख लीजिए उसको, कॉलेज को मीडियम लेवल का कॉलेज समझ लीजिए। उस कॉलेज से पढ़े हुए बच्चे भी आज के टाइम में अमेरिका में, यूएस में, बहुत जगह पे आ, गए हुए हैं और अच्छा कर रहे हैं। अब बात आती है कि जाए कैसे। देखिए दो ऑप्शन आपके पास में, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमको लगता है कहीं ना कहीं, कि जब आप बीटेक कर रहे हैं ना, तो तीसरे से चौथे साल में आप इसको दिमाग में सोच लीजिए। आप जीआरई और एक टॉफेल का एग्जाम होता है, एक पेपर होता है जीआरई का, दूसरा होता है टॉफेल का। ठीक है, टॉफेल और जीआरई का पेपर आप क्लियर करिए। ठीक है, आप सबसे बेस्ट वे है एंट्री करने का फॉरेन में, कि एजुकेशन के माध्यम से आप एंट्री करिए, मतलब हायर एजुकेशन के माध्यम से। जैसे आपने यहाँ से बीटेक कर लिया, वहां से आप जनरली जो फॉरेन के, जैसे यूएसए में एमएस करवाया जाता है, एमटेक नहीं होता वहाँ पे, एमएस होता है, मास्टर ऑफ साइंस बोलते हैं उसको। तो एमएस के डिग्री दी जाती है वहाँ पे। तो एमएस की डिग्री जो आप करना चाहते हैं फॉरेन से जाकर के, तो ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, यूएस में भी, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में भी, इसके अलावा चाइना हो गया, फिर और भी यूरोप के तो लगभग 15 से 20 कंट्री ऐसे हैं। ऑस्ट्रेलिया हो गया, सिविल के लिए तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ऑस्ट्रेलिया में। मैं मतलब स्पेशली बता रहा हूँ, सिविल ब्रांच जिनका भी है, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, उनके लिए बहुत अच्छा ओपनिंग रहता है वहाँ पे, मतलब अच्छी खासी वैकेंसीज रहती है हमेशा बना हुआ वहाँ पे। और गल्फ में बहुत सारे ऑल कंट्रीज हो गए, तो वहाँ पे तो आप खैर जॉब के लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ, तो ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूरोप के बहुत सारे ऐसे कंट्री जहाँ पे आप जा सकते हैं। सबसे अच्छा वे यही है कि आप एजुकेशन के माध्यम से जाइए। इसमें कहीं कोई घबराने की बात नहीं, कहीं कोई फंसने की बात नहीं है। क्योंकि जॉब में तो क्या होता है, किसी न किसी आप मीडियोकर के चक्कर में पड़ जाते हैं। मीडियोकर आपके साथ बुरा भी कर सकता है, अच्छा भी कर सकता है, वो तो खैर उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। मीडियोकर आपके साथ गलत अच्छा कुछ भी कर सकता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब आप एजुकेशन के माध्यम से एंट्री करते हैं ना, तो फिर बिल्कुल सेफ है वो, क्योंकि आप किसी न किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिएगा, वहां पे आप एडमिशन लीजिएगा, कोर्स करिए, कोर्स करने के बाद फिर आपके लिए वहां पे जॉब का ऑप्शन ऑलरेडी खुला हुआ है। 2 साल आपने कोर्स किया, कहीं ना कहीं अच्छी कंपनी में, जो वहाँ की कंपनीज है, वहां पे आप प्लेस्ड हो जाते हैं, और एक स्मार्ट सैलरी मिलती है, जो इंडिया का कंपेरिजन में बहुत आगे कराता है। अगर आप यहाँ से कंपेरिजन करिएगा, तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स तो मिनिमम ऊपर रहता है। और एक
आपका एस्पेक्ट था कि सेफ रहने का, कि क्या सेफ है कि नहीं है। बिल्कुल सेफ है। आज के टाइम में कम्युनिकेशन का दौर है ये। अब पहले वाला बात तो है नहीं कि आप चले गए, आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए लोगों से, पता ही नहीं चल रहा है कि आप कहाँ हैं। व्हाट्सएप है, जूम है, जिसपे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, बहुत ऐसे मीडियम से जहाँ पे आप आसानी से अपने लोगों से कनेक्ट में रह सकते हैं। और सिस्टमेटिक वे से जाइए, लीगल तरीके से जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप जाइए, यहाँ से आप कोशिश करिए और अच्छा सैलरी मिलता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। एक करियर अपॉर्चुनिटी आप इसको बना सकते हैं, जा सकते हैं आप उस फील्ड में, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तीसरा एक एस्पेक्ट है एमटेक का कि आजकल ना बहुत सारे नए ब्रांचेज आ गए हैं एमटेक में, और उस पे हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। जैसे कि अभी मैं एक बात करूं, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद की बात कर लेता हूँ मैं। वहाँ पे बायोजेनेटिक्स और बायोमेडिकल का एक एमटेक होता है, एमटेक इन बायोमेडिकल इस टाइप से होता है। एक ब्रांच आया हुआ है वहाँ पे। तो वहाँ पे उस ब्रांच में अभी पैकेज ठीक ठाक चला जाता है, मतलब मिनिमम पैकेज 15-16 लाख आ जाता है। हमको क्या लगता है कि अगर हम सिविल से हैं तो हम ट्रांसपोर्टेशन या फिर स्ट्रक्चर या फिर ऐसे मतलब कि सब्जेक्ट से ही एमटेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। समय बदल गया है, काफी बदल गया है। फिर बहुत सारे आईटीज हैं, नाइटीज हैं, जहाँ डाटा साइंस से एमटेक करवाया जा रहा है आजकल। डाटा साइंस हो गया, एआई हो गया। तो आप ना जब एमटेक के लिए जब आप जाइए गेट स्कोर के थ्रू, अच्छा एक चीज और अच्छा बात मैं बता दूं आपको गुप्ता जी की, ये जो फील्ड है ना, अभी जो मैं बता रहा हूँ, ब्रांचेज आपको बता रहा हूँ एमटेक की, इसमें गेट का स्कोर भी, अगर आपका गेट में मार्क्स अच्छे नहीं है ना, तो भी आपको एडमिशन मिलता है। अगर आप एमटेक स्ट्रक्चर में करने के लिए जाते हो, सिविल का आप स्टूडेंट्स हो और एमटेक स्ट्रक्चर आप ढूंढते हो आईटी रुड़की में या फिर आईटी कानपुर में, तो आपको एक अच्छा खासा रैंक लाना होता है गेट में, और ठीक ठाक मार्क्स होने चाहिए गेट में, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा उसमें। लेकिन अगर आप का रैंक या फिर मार्क्स अच्छा नहीं भी है गेट में, और डाटा साइंस, एआई या फिर बायोमेडिकल डिवाइसेस, बायोटेक ना बायोजेनेटिक्स, ये सब में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको कोई इशू नहीं है, कम मार्क्स पे भी हो जाएगा। और स्कोप है इसका, बहुत अच्छा स्कोप है। अभी तो ओपनिंग निकला हुआ भी है ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में। जो बच्चे अगर वीडियो देख रहे होंगे तो जा सकते हैं, देख सकते हैं, उनके वेबसाइट पे आया हुआ है एमटेक के लिए। और ऑप्शन है आपके पास। तो एक थोड़ा सा ना मार्केट से हट करके, मार्केट में, मार्केट इन द सेंस की जो आपका ऑर्थोडॉक्स तरीके से जो चला आ रहा है, पहले से काफी टाइम से पहले से चला आ रहा है, आप उससे थोड़ा सा अलग हटिए, थोड़ा सा अलग हटिए। तो आपको ना फिर बहुत बड़ा दुनिया है ये, बहुत, बहुत। अभी मतलब सबसे फिर से मैं बेसिक क्वेश्चन पे ही आऊंगा आपका कि ये सारे ऑप्शन किसको मिल रहा है? बीटेक वालों को ही तो मिल रहा है ना। अब आप सोचिए कि अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट होते, कोई हिस्ट्री या ज्योग्राफी, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, पार्डन फॉर मी, बट क्या आपको ऑप्शन मिलता ट्रिपल आईटी इलाहाबाद जाने का? नहीं। क्या आपके पास ऑप्शन था आईआईटी जाने का? क्या आपके पास ऑप्शन था फॉरेन से किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से एमएस करने का? नहीं था ना। कहीं ना कहीं नहीं था ऑप्शन आपके पास। ये ऑप्शन आपको किसने दिया? बीटेक में। बीटेक ने दिया। क्लियरली आप ही आंसर कर रहे हैं ना, किसने ऑप्शन दिया आपको? बीटेक ने दिए सर। बीटेक ने आपको ऑप्शन। तो फिर बीटेक आपको ऑप्शन दिया ना, आप क्यों आप मान के चल रहे हो कि बस आप जैसे किया? एक्चुअली क्या है ना कि माइंडसेट से हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हमने अपने भैया को, अपने सीनियर्स को देखा कि 2011 में पास आउट हुए बीटेक, किसी आईबीपीएस पीओ के थ्रू बैंक में चले गए, कोई एसएससी सीजीएल के थ्रू किसी गवर्नमेंट सेक्टर में चले गए, कोई एसएससी जेई निकाल के चले गए, कोई पीएससी निकाल पाए जो अच्छे थे, और कोई स्टेट पीएससी में चले गए। तो हमको लगा कि भाई हम भी वही कर लेंगे। लेकिन दौर बदल गया। और ये दौर तो हर 15 साल 20 साल में बदलेगा, ये भी आप मान लीजिए। जिस टॉपिक पे है इस अभी हम बात कर रहे हैं, जिस दौर की हम भी बात कर रहे हैं, हो सकता है कि 10 साल के बाद ये दौर भी ऑब्सोल्यूट हो जाए, कोई नया दौर आ जाए। तो आपको डायनासोर नहीं बनना है। डायनासोर क्या हुआ? डायनासोर खत्म इस हो गया। प्लेनेट का सबसे बड़ा प्रजाति था, लेकिन वो विलुप्त हो गया। क्यों विलुप्त हुआ वो पता है? वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाया समय के साथ, इसलिए वो विलुप्त ही हो गया, खत्म हो गया वो। तो आपको भी अपने आप को चेंज करना है, टाइम टू टाइम अपग्रेड करना है अपने आप। और एक यहाँ पे मैं फिर से बात कहना चाहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर आपको सबसे ज्यादा अपग्रेड करने का मौका देती है, क्योंकि चैलेंज डेली बना है आपके साथ। आपको डर लगा रहता है कि भाई कोई कंपनी हमको हटा देगी, या हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो हमारे साथ आ, हमारा सैलरी कट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप चैलेंज लेते हो लाइफ में। जब आप चैलेंज लेते हो तो नया स्किल सीख लेते हो उसी चैलेंज के कारण। और फिर वो चैलेंज आपका सैलरी तो जरूर कट नहीं होने देती है, साथ के साथ इंक्रीमेंट दे देती है। मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड हैं आईटी सेक्टर के, जो कि अभी
40+, 60+, इवन एक मेरा फ्रेंड है, वे 70+ की पैकेज पे, हो 70 लाख का पैकेज है उसको एक साल में। 70 लाख का पैकेज। हाँ, 70 लाख HSBC बैंक में है वो। आप बिलीव नहीं कर पाइएगा इस चीज को। अब आप सोचिए कि क्या गवर्नमेंट सेक्टर आपको कभी भी इतना बड़ा पैकेज, मतलब अब कभी सोच ही नहीं सकते ना, कभी नहीं मतलब मिलेगा संभव ही सर, नहीं है। 6 लाख रुपए महीने का पैकेज। सोच आदमी सोच नहीं सकता गवर्नमेंट सेक्टर में। कभी नहीं सोच सकता, कोई भी नहीं अब सोच सकता, आप कितने अब भी हाई तो अचीव स्टूडेंट हो की जाइए। स्थिति ये हो चुकी आप है कि 6 लाख साल भर में मिल जाए तो बहुत है। ग्रुप डी अब ग्रुप सी की गवर्नमेंट नौकरी ढूंढ रहे हैं बीटेक करने के बाद, तो वो सोच रहे हैं कि 6 लाख साल भर में मिल जाए तब भी सही है। मतलब इस गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट में बात करें तो सबसे हायर हायरार्की क्या, आप कैबिनेट सेक्रेटरी हो जाइए सेंट्रल गवर्नमेंट, इससे ऊपर तो आप नहीं जाइएगा। कैबिनेट सेक्रेटरी होते होते तो उम्र भी तो हो जाएगी सर। नहीं नहीं, कह पैसा रहे हैं तो अगर आप अभी वहां पे भी पैसा तो अभी चाहिए ना। वहां भी वहां भी चले जाइएगा तो भी आपका इतना पैकेज नहीं होगा। 2 लाख रुपए पैकेज है उनका। 2 लाख 51 हजार। हाँ, सोच लीजिए, सोच लीजिए, सोच लीजिए। तो आपको ये पैकेज कब मिल रहा है, जब आप 30+ के एज में, 30 के आसपास के एज में हैं। और ये कोई मतलब ऐसा हवा में करने वाली बातें नहीं है। ये तो आप न्यूज में भी पढ़ते हो ना कि फलाने आईआईटीज में इतने का पैकेज लगा, या ढिमकाने आईआईटीज में इतने का पैकेज लगा। तो ठीक है, जिनको पैकेज वहां से लग गया तो लग गया, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे तमाम आपको मतलब मुझे तो एक्सपीरियंस है लगभग 8-10 सालों का, मैं बता रहा हूँ टीचिंग का। नोएडा के नोएडा तो ग्रेटर नोएडा तो हब है कॉलेजों का, बीटेक के कॉलेजों का। हम्म। अब वहां पे तो बी ग्रेड सी ग्रेड का ही कॉलेज है, ज्यादातर प्राइवेट। यही है ना लेवल उनका हाँ वही ज्यादातर। लेवल वही। कुछ हाँ, कुछ कुछ एक एक ग्रेड के कॉलेज होंगे, वो तो कोई आईटी नाईटी तो खैर है ही नहीं, गवर्नमेंट भी नहीं है। हम्म। आप आप किसी भी कॉलेज में जाइए, रैंडम में किसी भी कॉलेज का आप डाटा उठा के देख लीजिएगा, कंप्यूटर साइंस का या किसी भी ब्रांच का, जो कि 14 या 15 में पास आउट हुए होंगे। खास करके मैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच की बात कर रहा हूँ। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 60% बच्चे ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं मिनिमम 10 से 12 लाख के पैकेज पे होंगे आज के समय में। आराम से। अब तो ये और पावर, पैकेज बढ़ गया होगा उनका इस समय। हाँ, तो ये पावर है प्राइवेट में। वो अब मैं बात करना चाहूंगा ना कि वो शुरुआत की थी कितने पे, बिलीव होगा आपको। मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड थे जिन्होंने आईटी सेक्टर में 7,000 रुपये महीने पे शुरुआत किया था। ओनली 7,000 रुपीज। 1000। अब बच्चा क्या देखता है ना यहाँ पे कि सर गवर्नमेंट में तो 30 पे शुरुआत होता है, प्राइवेट वाला तो हमको साथ ही दे रहा है। हाँ, जरूर साथ दे रहा है हुआ, लेकिन फिर 10 साल बाद देखो ना, 10 साल बाद वो बंदा जो साथ जिसको मिल रहा था, उसी बंदे को आज 80 मिल रहा है, 90 मिल रहा है। 80,000, 90,000 रुपया पर मंथ का सैलरी है उसका, 7,000 वाले बंदे। और जो 30 पे ज्वाइन कर भी लिया था उसके समय में, उसका गवर्नमेंट में कितना सैलरी है आज के समय में, 40 हो जाएगा। 40 50 मैक्सिमम बस हो गए। यही ना। जी तो सर। ये चीज है, ये डिफरेंस है, ये इस डिफरेंस को आप पकड़िए, इस चीज को आप समझिए। चैलेंज को एक्सेप्ट करिए। चैलेंज आपको लाइफ में मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप बीटेक में, एक बार कहते हैं ना, एक हमारे यहाँ कहावत है गाँव में कि अगर आपने ओखली में सिर दे ही दिया है तो फिर डरना किस बात का है। हम्म। उठाएगा तो जब आप एक आइएगा। बार, हाँ, तो जब आप एक बार घुस ही गए इस लाइन में, आप इंटर कर चुके हैं बीटेक के लाइन में, तो फिर क्यों डरना है, चैलेंज लीजिए ना, एक्सेप्ट द चैलेंज। मेहनत करिए, हर स्टेज पे मेहनत करिए जाकर के। कोई भी सक्सेसफुल इंसान या कोई भी बड़ा इंसान उससे बड़ा नहीं बनता है क्योंकि वो बचपन में मेहनती था और जवानी में आकर के वो आलसी हो गया। जिसने कंटिन्यूअस मेहनत किया, हो सकता है कि वो जवानी तक कुछ नहीं किया था, लेकिन जवानी के बाद उसने बहुत मेहनत किया। केएफसी 77 साल में जाके बना, जब वो उस बंदे का एज खुद का 70 साल प्लस था। तो आप जिस स्टेज पे मेहनत करिएगा आपको उस स्टेज का बेनिफिट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोगों को इतनी बेहतरीन जानकारी मिली, अंदर से मोटिवेशन आ तो रहा होगा। वीडियो फिर से देखिएगा, फिर से एक एक बात नोट करिएगा कि सर ने क्या क्या बताया। अगर कहीं किसी बात में थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन हो जाती है तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप कमेंट कर दीजिएगा। हम सर से रिक्वेस्ट करते रहेंगे तो 3 महीने में तो एक बार तो सर जवाब देंगे ही। ठीक है गुप्ता जी आज कर लेते हैं, क्योंकि लगभग 2 ढाई महीने से मैं लगा हूँ सर के साथ। सर आज कर लेते हैं, तो सर का शेड्यूल बिजी। सर चले गए दिल्ली महाकुंभ में, फिर मैं चला गया घूमने जयपुर जबलपुर घूमते। आज जाके बना। अगर आप लोग कमेंट किए रहेंगे तो हमारे पास क्वेश्चंस रहेंगे, तो आपके डाउट भी कंप्लीट हो जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके यही सारे डाउट आप लोगों के पूछ ले जाएगा
और बहुत बहुत धन्यवाद सर बच्चों को गाइड करने के लिए, बताने के लिए कि गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट सेक्टर और विदेशों में बहुत सारे चांसेस हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों के डाउट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सर, और थैंक यू एवरीवन फॉर कमेंटिंग ऑन वीडियो। थैंक यू। थैंक यू सो मच गुप्ता जी, हमको प्लेटफॉर्म देने के लिए और बोलने के लिए। मैं होप करता हूँ कि बच्चों को बेनिफिट जरूर मिलेगा इससे। और अगर कहीं ना कहीं मेरे द्वारा कुछ अगर ऐसा आपको लगा हो जो जो पार्ट आपको अच्छा नहीं लगा हो, तो उसको इग्नोर करिए, और जो फ्रूटफुल है, जो आपके लिए हेल्पफुल है, उसको लीजिए। थैंक यू।